हाथ में मोबाइल है, आंखों में सपने हैं और वोट की ताकत भी है। जी हाँ, ये है जेन जी, नई युवा पीढ़ी। वो पीढ़ी जिसने दुनिया को किताबों से पहले इंटरनेट पर समझा, जिसने नौकरी, करियर और सफलता के पुराने तरीकों को चुनौती दी और अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं करती बल्कि अपने वर्तमान को लेकर भी सरकारों से सवाल पूछ रही है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सवाल है, क्या यही जेन जी उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेम चेंजर बनने जा रही है? यूपी की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या 2027 का चुनाव सिर्फ जाति, धर्म और परंपरागत समीकरणों से तय होगा, या फिर इस बार युवा वोटर चुनाव की दिशा बदलने वाले हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है, जेन जी। वो युवा पीढ़ी जिसने इंटरनेट के दौर में आंखें खोली, जिसने दुनिया को मोबाइल स्क्रीन से समझा और जिसने अपने अधिकारों को लेकर सवाल पूछना सीख लिया है। ये वो पीढ़ी है जो तकनीक में आगे है, नए विचारों को अपनाती है और बदलाव की बात करती है। लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है रोजगार की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा, सरकारी नौकरी की लंबी प्रक्रिया और बेहतर शिक्षा की बढ़ती लागत। यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर यूपी का युवा अब सिर्फ चर्चा नहीं कर रहा बल्कि राजनीतिक जवाब भी मांग रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेन जी की आवाज ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यूपी में युवा मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। 2027 में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने इस बदलते मूड को पहचानना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संवाद कार्यक्रमों और युवा अभियानों पर जोर दे रही है। पार्टी का फोकस बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी युवाओं से जुड़े सवालों को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान और आंदोलनों की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी, जो यूपी में सत्ता में है, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। साथ ही पार्टी विपक्ष पर युवाओं को भ्रमित करने का भी आरोप लग रही है। इसके अलावा छोटे दल भी समझ चुके हैं कि आने वाले चुनाव में युवा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि रणनीति का भी केंद्र हो सकती है। इसलिए बूथ स्तर तक युवा नेटवर्क तैयार करने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यूपी का जेन जी वोटर पुराने राजनीतिक समीकरणों से अलग सोच रहा है? क्या रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में सबसे बड़े हथियार बनेंगे? क्या युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाएगा या वोट के जरिए अपना फैसला भी सुनाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात साफ है, जिसने युवा की उम्मीदों को समझ लिया वही 2027 की चुनावी लड़ाई में बढ़त बना सकता है। अब क्योंकि युवाओं को साधने की कोशिश जो है वो पार्टियों की तरफ से की जा रही है, इसे लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए आपको सुना देते हैं। तो अखिलेश यादव, कोई और नहीं है, वो योजक आप हैं। उस योजक के रूप में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा, पहले दिन से प्रयास करना होगा। अगर कोई अक्सर ऐसा नहीं कि जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, अगर कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधीय गुण न हो, तो मान करके चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि जिसमें योग्यता न हो। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी करोगे
तो जो नौजवान कैंपस में पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक हो रहा था, और बीजेपी को यह खतरा पैदा इसलिए हो गया कि जो नेपाल में जैनजी ने सरकार बदल दी, बांग्लादेश में सरकार बदल गई, श्रीलंका में सरकार बदल गई, उन्हें डर यह था कि अगर कैंपस में यूथ यूनाइट रहा तो उनकी सरकार हट सकती है। इसीलिए अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने जानबूझ करके डिवाइड रूल किया है। आज यूनिवर्सिटी में क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं होने दिया। हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ना धर्म को लेकर के, ना जात को लेकर के। जो संविधान की खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी करोगे। सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, इस बार जेएनजी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन देखने को मिला, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेएनजी से संवाद करने के लिए कई तरह के रील्स बनाए गए, वीडियो के जरिए संवाद किया गया। अब वो पूरी पार्टियां, चाहे उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों ना की जाए, अब ये पार्टियां जो है वो जेएनजी यानी युवा पीढ़ी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि ये जो 2027 में इस बार जेएनजी का क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और आपको बता दें निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी के नेता है, और अनिल शाही जी राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जो है धर्मेंद्र साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले अविरल जी आप ही से सवाल ले लेते हैं, क्या बीजेपी जो है इस बार जेएनजी को साधने की कोशिश कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? जी देखिए, जहां तक विषय के जेएनजी को साधने का और तमाम सारी चीजें, हमारा तो स्पष्ट रूप से मानना है, अगर बात चल जाए जेएनजी की या युवा की, तो किस तरीके से युवा एक सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। छात्र सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और निश्चित रूप से सदैव सर्वोपरि रहेगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से विपक्षी राजनीतिक दलों का, वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक विषय छात्रों का है, युवाओं का है और परीक्षार्थियों का है, अभ्यर्थियों का है, जितने छात्र छात्राएं उनका है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और जो विकास हो रहा है वो निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है उसी के लिए हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिल्कुल अविरल जी, आपने कहा कि आप युवाओं के साथ हैं। जब युवाओं के साथ आपकी सरकार है तो इतनी शिकायतें क्यों? यंग जनरेशन जो है वो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, इन सभी मुद्दा को लेकर जो युवा है वो शिकायत के मोड में ऑन है, क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पर भी कितना बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन हुआ था। जहाँ तक विषय जंतर मंतर के प्रदर्शन का और तमाम सारी चीजों का और युवाओं के प्रदर्शन का, बिल्कुल स्पष्ट है 100% मांगे छात्रों की एक्सेप्ट की गई, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने सारी मांगे छात्रों की मानी, 100% मांगे मानी और बातचीत की, और ज्वाइंट सीसी के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और सौरभ दास और अजीत राका जी, जो उनके स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, ज्वाइंट सीसी के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि सारी 100% मांगे मान ली गई। और चालक है टेबल से बात करना। जी बिल्कुल, हमारे साथ जी अविरल जी, हमारे साथ निखिल खत्री जी भी बने हुए हैं। डे वन से ही बातचीत के लिए हमारी सरकार तैयार थी और 20 तारीख के प्रकरण से पहले की, संसद मार्च के प्रकरण से पहले ही केंद्रीय मंत्री भारत सरकार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, तो जयंत चौधरी ने स्पष्टतापूर्वक कहा, लेकिन विपक्ष लगातार फिर भी मुद्दा उठा रहा है। हमारे साथ निखिल खत्री जी भी बने हुए हैं। निखिल खत्री जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने युवाओं से संवाद करने की अपनी एक योजना बनाई है, क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ही उन्होंने ये रणनीति बनाई है? सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं कि आपने इतना एक अहम मुद्दा आपने जन के बीच उठाया, और आपके चैनल के माध्यम से हम तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के तौर पर हम एक बात बोल सकते हैं कि जो हमारा जेएनजी है, इस जेएनजी की इस समय आबादी, जो कि मैं भी जेएनजी में आता हूँ, हमारी आबादी 50 करोड़ से ऊपर है। तो जो हमारे देश की आबादी है उसका 35% हम जेएनजी हैं,
तो यही एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है कि भाई जैन जी क्यों भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित है, क्योंकि ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कोई मांग, अगर जैन जी मांग रहा है, पेपर लीक पर अभी तक बात हुई थी, संसद में पेपर लीक पर बात हो रही है, तो मुझे बताइए आप, जी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि हमने तो एक नया कानून लेकर आए हैं जिसका नाम पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है, पर हम तो पुनः चयन 2024 में जब 2 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 6:04 पर उन्होंने एक बात बोली थी कि केंद्र सरकार पहले ही कड़े कानून बना चुकी है नीट पेपर लीक को लेकर, उसके बाद 2 साल बाद कैसे निरंतर कैसे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और 2024 का जो नीट पेपर का लीक का जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया अलाय संजीव कुमार, उसको बाइज्जत बरी कोर्ट कर देता है। वो कोर्ट क्यों कर देता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इनकी ईडी सीबीआई है ये उसके प्रति सबूत नहीं इकट्ठे कर पाती है। तो ये मात्र जुमलेबाजी है। देश में 10 साल में 152 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल निखिल जी, अगर बात की जाए, चलिए मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये गलतियां हुई, लेकिन जब आपकी सरकार थी उस समय पे भी युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। उस टाइम पे तो बहुत ही सारे नकल होते थे, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम भी उस समय काफी बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन में थे, बच्चे जो है वो परेशान होते थे, चीटिंग कराई जाती थी। इसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि अब जो है युवाओं से संवाद किया जा रहा है, उस वक्त क्यों नहीं युवाओं को आगे लाया जाता था? अगर प्रज्ञा जी आप सपा के टाइम का और आप भारतीय जनता पार्टी के टाइम का समय जोड़ेंगे तो आप मुझे बता दीजिए। हमारे टाइम में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप बांटे थे और कितने लाख लैपटॉप बांटे थे, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उतने लाख या उतने हजार भी अगर ये लैपटॉप या टैब बांट देगी तो हम भी कहीं ना कहीं एक सफलता मानेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये मात्र कार्य नहीं करना जानती है। जितने लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने बांटे थे, अगर उनकी बराबरी अगर ये उतने हजार में अगर लैपटॉप बांटते तो कहीं ना कहीं युवा खुश हो जाएगा, पर ये नहीं बांट पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है। इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, दिल्ली की सरकार अलग है, लखनऊ की अलग है, और एक बड़ी सरकार है और है जो इन पर आदेश करती है। तो बात इस पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनकी नीति छात्रवृत्ति रही है, इनकी नीति हमेशा हम कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज जी जवाब दीजिए, समानता की बात करता है। और वो समय तो इस समय तो कम से कम कितना फर्क है, पर फर्क समय के साथ आया, पर भारतीय जनता पार्टी की नीति कोई नहीं बदली है। कम से कम ये हमसे सुझाव तो ले, हमने 1090 चलाया था, हमने यूपी 100 चलाई थी, हमने कितना विकास किया था। इन्होंने क्या किया? ये तो मात्र डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल को छोड़कर इनकी कोई नीति नहीं है जो इस समय जनता को समझ आ रही है। और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये पैलेट गन का इस्तेमाल करवाते हैं, ये बंदूकों से AK-47 से बच्चों को गोली मरवाते हैं, ये किलो वाले डंडे से बच्चों को पिटवाते हैं। तो बात इस पर होनी चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर कोई मुजरिम लेकिन उस पे निखिल जी उस पे कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी तरफ से क्या गलती है। हमारे साथ लगातार अनिल शाही जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अगर बात की जाए, क्या यूपी का जेनजे वोटर जो है वो पुराने राजनीतिक समीकरणों से अलग सोच रहा है? प्रज्ञा जी, मैं बता दूं कि जो हमारे डिबेट का विषय है वो जेनजी के प्रभाव को लेकर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जेनजी कितना प्रभावी रहेगा। जी, हमारे मित्र साथी बीजेपी और सपा के आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे। मैं आपको बता दूं कि जो आज जेनजी की परिभाषा है जी, वो कल छात्र हुआ करते थे, वो छात्र आंदोलनों से पैदा होता था। बिल्कुल। तो चाहे वो भारत को ले लीजिए, हाल के दिनों में आप नेपाल का उदाहरण ले सकती हैं, जिसका उदाहरण माननीय अखिलेश जी ने भी दिया था। बिल्कुल। बांग्लादेश का भी उदाहरण है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के जरिए ही सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और वहां सत्ताधारी शासक को देश छोड़ना पड़ा, जिसको भारत में ही पनाह लेनी पड़ी। छात्र आंदोलन, चूंकि जो हमारा जेनजी है, जिसको हम आप परिभाषित करते हैं कि जो आज 14 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, उसको हम जेनजी कहते हैं। बिल्कुल। 14 साल का बच्चा माना जाता है कि वो हाई स्कूल में पढ़ता होगा और PhD तक की पढ़ाई जो है 30 वर्ष के अंदर होती है। यही छात्र शक्ति हुआ करती थी, जो बीते दिनों में छात्र आंदोलनों के रूप में जब इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस के जमाने में, जिसको बार बार बीजेपी उठाती है, तो छात्र आंदोलन ही इतना तेज हुआ था कि सरकार बदल गई। जब
इमरजेंसी के बाद सरकार बदली तो वो छात्र आंदोलन जिसका नेतृत्व जेपी जी कर रहे थे और उस समय के बाद तमाम दलों के नेता जो संगठित होकर जनता पार्टी के बैनर तले आए थे तो वो सब छात्र आंदोलन को ही नेतृत्व दे रहे थे। बिल्कुल। तो एक चीज हमको एक शेर के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा से ये चीज कही जाती है कि संघर्षों के बलबूते जंगे आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ पड़ता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जो जेनजी है, ये जवानी जिसको हम परिभाषित कर रहे हैं, ये जो पिछले दिनों में किसी शायर ने लिखा था, ये बहुत बड़ी बात लिखी थी, क्योंकि ये जोश और ऊर्जा से लौरेज होते हैं। इनको अपना उद्देश्य होता है, अपनी एक मंजिल होती है, अपने को स्थापित करना होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। तो जब उस लक्ष्य के बीच में कोई भी चीज शासन सत्ता हो या कोई भी व्यवस्था हो अगर आती है तो वो कुछ हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो सड़कों पे आ जाते हैं। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ट्वीट करते थे, फेसबुक पे अपनी विचार देते थे, लेकिन अब वो संघर्ष सड़कों पर दिखने लगा है। सोशल मीडिया को उन्होंने जो हथियार बनाया है, अब वो संघर्ष सोशल मीडिया से चलकर सड़कों पे आ गया है। और इसका प्रभाव नो डाउट पूरा पड़े न पड़े, वोट में उतनी तब्दीली हो न हो, लेकिन वैचारिक रूप से ये जो हमारी जेनजी है जिसको हम आज डिबेट के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, तो वैचारिक रूप से उनको व्यवस्था के खिलाफ हैं। व्यवस्था के खिलाफ इसलिए है कि उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो रहे हैं और हर मुद्दे पर वो सत्ता के खिलाफ हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अनिल जी, तो 100% न सही इस आंदोलन से जुड़े लोग या जो घरों में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं या सड़क पे हैं, तो अगर वो पूरी तरह से 100% नहीं जुड़ेंगे तो 50% तो कन्वर्ट होंगे ही, वो असर तो डालेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी जेनजी जो है वो ये प्रभावित करेगी, चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र साहू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए, कहा जाता है कि ये जो आज की जनरेशन यानी जेनजी जो है वो बड़े इम्पेशेंट है, उनके पास पेशेंस नहीं है, हर चीज को बड़ी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह पाएगा या जमीनी स्तर पर भी इसका इफेक्ट जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में जेनजी जो है वो निर्णायक भूमिका में नजर आने लगा है। चुनाव का भी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वो फोकस कर रहे हैं जेनजी पर। आपने बयान सुना, जनता पार्टी के हाईकमान ने निर्देश दिए हैं अपने मंत्रियों को कि लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, खासकर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक जो भी सोशल टूल्स है वहां पर वो एक्टिव रहे। तो उनको भी लग रहा है कि जेनजी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात अभी तो आप कह रही थी, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जेनजी ठीक है, एक निर्णायक भूमिका में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक उपयोग पर्टिकुलर एक पार्टी ना करे। ये राजनीतिक विचारधारा से बहुत जेनजी का मूवमेंट ना हो जाए। आपने देखा दिल्ली में जो हुआ, प्रदर्शन हुआ, अपनी राजनीतिक हो गया, तो उसमें अभी अखिलेश जी की हम बाइट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर सत्ता परिवर्तन हो गया, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, जेनजी को मिसगाइड करके उपद्रव हुए, कई लोगों की जाने गई, सरकार बदली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जेनजी निर्णायक भूमिका में जरूर है, लेकिन जेनजी को सही विचारधारा से जोड़ने के लिए भी आवश्यक है कि इस तरह के कार्य किए जाए कि जेनजी पथभ्रष्ट ना हो। निर्णायक भूमिका में सबको नजर आ रहा है, सब जेनजी की तरफ जा रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने दिल्ली वाले जो मूवमेंट है उससे एक चीज ले लेनी चाहिए कि जेनजी जो संस्कारी भारत की बात हुआ करती थी, पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ तथाकथित छात्रों ने किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बिल्कुल। अविरल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जेनजी है वो एक राजनीतिक रूप दे सकती है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, या सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही ये इफेक्ट डाल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक एक तरीके से जेनजी का तो ये महत्वपूर्ण है, एक तरीके से अगर जनरेशन की बात करी जाए तो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, और अगर छात्रों की इसकी बात करी जाए तो सरकार भी पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है, गंभीर है, और जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं समय समय पे, और भी जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे
आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है जेएनजी को बिल्कुल साधने के लिए? युवा मतदाता की बात की जाती है, बिल्कुल स्पष्ट है, युवा मतदाता महत्वपूर्ण है और सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। और युवा मतदाता एक निश्चित रूप से वो देश का जो भाग्य है वो तय करने वाला मतदाता है, देश का भाग्य तय करता, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और अगर युवाओं की बात कर जाए तो युवा पीढ़ी जो है, ये जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी है, ये बहुत लंबे समय तक देश की सेवा करेगी आगे। और निश्चित रूप से देश की सेवा किस तरीके से की जाए आज का जो जेनजी है वो स्पष्ट रूप से जानता है। और आज का जेनजी जो है वो टेक्नोसेवी भी है, टेक्नोलॉजी को भी अच्छा। अविरल जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं सभी से चाहूंगी कि 30 सेकंड जेएनजी वाले मुद्दे पर अपना अपना स्टेटमेंट दे दे। निखिल खत्री जी, आप प्लीज 30 सेकंड्स। आपको मात्र एक ही बात बोल सकता हूँ, क्योंकि इस समय अगर जेएनजी की बात आई है तो जेएनजी ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी को 27 में लाना है। और इसके साथ साथ जेएनजी के साथ साथ हमें कई मुद्दों पर और बात कर लेनी चाहिए कि जो मुद्दे इस समय प्रखर पर विपक्ष उठा रहा है उसकी आवाज दबाने का काम कहीं ना कहीं सत्ता कर रही है। और वो कैसे कर रही है, सत्ता तिलमिला उठी है। बिल्कुल। अभी तक ग्रामीण अनिल शाही जी, लास्ट स्टेटमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे जेएनजी को लेकर? जेएनजी को लेकर सभी लोग गंभीर हैं जी, गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जेएनजी अब सड़कों पर उतर गया है। पहले वो सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने की, अपनी बात रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो संघर्षों की राह पर अपना चुका है। अगर ये लोग नहीं अपनाएंगे, अगर उनके लिए नहीं सोचेंगे, तो वो उसका करारा जवाब देने को जेएनजी तैयार है। तो मेरा ये मानना है कि जेएनजी पूरी तरह से प्रभावित करेगा और इसके लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र साहू जी हैं कि एक बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पीडीए 1 मिनट में क्लोज कर दूं। जी जी जी, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अनिल जी। लास्ट स्टेटमेंट में धर्मेंद्र साहू जी से मुख्य धारा में लाया है। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी धर्मेंद्र साहू जी। हमारे पास समय की बहुत कमी है। लास्ट स्टेटमेंट, किसकी जिम्मेदारी बनती है इस जेएनजी को नई दिशा देने की? स्टेट नेतृत्व राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई की बात हो चाहे उनके रोजगार की बात हो। तो युवाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि युवाओं का युवा है और युवाओं से ही देश का भविष्य निर्माण होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जेएनजी के जैसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो तस्वीर साफ है कि यूपी की राजनीति में जेएनजी अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत बन चुकी है। रोजगार, शिक्षा, पारदर्शी परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर युवा अब जवाब मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में ये युवा वोटर सिर्फ अपनी नाराजगी दिखाएगा या फिर वोट के जरिए राजनीतिक बदलाव की कहानी लिखेगा। सवाल यही है, क्या जेएनजी अपनी ऑनलाइन आवाज को वोट की ताकत में बदल पाएगी? क्योंकि यूपी की सियासत में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेएनजी किसके साथ जाएगी और क्यों। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।